सेक्शन 19 कहता है कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द कंसोलिडेशन स्कीम, मतलब चकबंदी योजना द्वारा शर्तों को पूरा किया जाना। चकबंदी योजना में किन किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक होता है। पहला, a consolidation scheme shall fulfill the following condition, namely the right and liabilities of the tenure holder as recorded in the annual register prepared under section 10 are subject to the dedication, if any, made on account of contribution to public purpose under this act secured in the land allotted to the him। मतलब चकबंदी योजना प्रत्येक जो खातेदार के अधिकार तथा दायित्व जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिए गए अनुदानों के कारण की गई कटौतियों के अधीन रहते हुए खातेदारों को आवंटित यूनिटों में सुरक्षित रखे जाएंगे। मतलब पहला कि जब चकबंदी हो रहा है तो जो उनके सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जो अनुदान के कारण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो उनके खेतों में कहीं से कुछ अनुदान में कुछ कटौती की गई थी, तो जो उनको चक अलाट होगा उस चक में उसकी पूर्ति की जाएगी, वहाँ उसको वो चीज़ आवंटित की, जहाँ से उसको छीना गया अधिकार तो दूसरे चकबंदी में उसको वो अधिकार दिया जाएगा। पहली शर्त ये है। दूसरी है द वैल्यूएशन ऑफ प्लॉट allotted to a tenure holder subject to the dedication, if any, made on account of contribution to public purposes under this act is equal to valuation of plot originally held him, provided that except with the permission of director of consolidation the area of the holding or holdings allotted to tenure holder shall not be differ from the area of his original holding or holdings by more than 25% of the latter। ये कह रहा है प्रत्येक खातेदार को आवंटित गाटों का मूल्यांकन उनके द्वारा धारित मूल गाटकों के मूल्यांकन के बराबर होंगे। जो उनको खेत आज अलाट हो रहा है, जिस खेत चकबंदी में इनका खेत उनको खेत इनको अलाट हो जाता है चक के अनुसार, तो जो चीज़ उनको यहाँ वो लॉस सह रहे हैं उसको वहाँ सहना पड़ेगा, जो लाभ यहाँ ले रहे हैं उनको यहाँ लेना पड़ेगा। लेकिन खातेदारों के आवंटित खेतों के क्षेत्रफल और उनके द्वारा मूलतः धारित जोतों के क्षेत्रफल का अंतर 25% से अधिक नहीं होगा। मतलब 25% तक लोगों को इसको इधर उधर किया जा सकता है। 25% से अधिक अगर होता है तो फिर उस एरिया के चकबंदी वहाँ नहीं की जाती, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसको दूसरी तरह से उसका भरपाई किया जाता है। फिर कह रहा है कि सी कह रहा है द कंपनसेशन डिटरमाइन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स फॉर्मेट टेन्योर होल्डर इज अवार्डेड। ये कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन निर्धारित प्रतिकर नीचे लिखे अनुसार दिया जाएगा। खातेदारों को प्रतिकर क्या क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन क्या क्या दिया जाएगा। जो उनके पेड़ कुआं अन्य इम्प्रूवमेंट हैं जो उनके मूलतः अधिकार में थे उसके लिए अगर उनका वो सब कहीं किसी और चक में सम्मिलित होता है तो उसको उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गई कोई भूमि होगी अगर वो कंट्रीब्यूशन बाय हिम पब्लिक पर्पज भूमि, वहाँ उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। और गांव सभा की कोई या स्थानीय प्राधिकारी की कोई इम्प्रूवमेंट होगी तो वहाँ पे उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो कहाँ कंपनसेशन दिया जाएगा, पेड़ है कुआं है, इसके अतिरिक्त कई और इम्प्रूवमेंट होंगे या कोई पब्लिक प्रयोजनार्थ कोई भूमि रखी है उसके लिए, या फिर गांव सभा या किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसी भूमि पर कोई खातेदार को अगर आवंटित कर दी गई तो उसके बदले में उसको पैसे मूल्य दिए जाएंगे जिसके अनुसार वो मूल्य है। और जब खेतों का वो होगा तो वहाँ पे 25% तक का देखा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। चौथा कह रहा है कि सिद्धांतों के विवरण में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।
कह रहा है कि द प्रिंसिपल लेट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल आर फॉलोड, मतलब 8A में सिद्धांतों का विवरण पाया गया था। सिद्धांतों विवरण में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक खातेदारों को अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग धारण करता हो उसी खेत में चकबंदी के लिए वही खेत चुना जाएगा और प्रत्येक खातेदार को कम से कम उप संचालक चकबंदी 3 चक देगा। इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी खातेदार के पास 4 चक चला जाए तो वो गलत हो जाएगा, नहीं, 4 चक है तो भी वो मान्य हुआ, वो इलीगल नहीं होगा, लेकिन कम से कम प्रत्येक खातेदार को 3 चक देना अनिवार्य होता है। फिर कह रहा है प्रत्येक खातेदार को यथासंभव वह गाटा आवंटित किया जाएगा जिसमें उनका सिंचाई का साधन इत्यादि नज़दीक हो और उसका मूल्यांकन भी मूल रूप से गाटों में किया जाएगा। फिर प्रत्येक खातेदार को यथासंभव समकोण निर्माण कटकों में समकोण निर्माण में प्रक्रिया में चक आवंटित किए जाएंगे और कोई भी चकबंदी योजना धारा 23 के अधीन उसे अंतिम दिए जाने के पूर्व 19 के बंदों का प्रारंभिक रूप से तैयार की जाएगी। मतलब जब तक कि 23 के अधीन प्रकाशन न हो जाए तब तक 19A के अधीन प्रारंभिक रूप से उस योजना को, जो 19 में शर्तें बताई गई हैं, उसको 19A में चकबंदी योजना को तैयार किया जाएगा। 19A कहता है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रारंभिक चकबंदी योजना को तैयार किया जाना। कौन तैयार करता है? 19A कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बाय द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, वो इसको तैयार करता है। कैसे तैयार करता है? सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से नियत आकार में कटक के लिए प्रारंभिक योजना तैयार करेगा। कौन करेगा? द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर shall in consultation with the consolidation committee prepare in the form of prescribe the provisional consolidation scheme for the unit। ठीक है। और इस अधिनियम में या 1950 उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी अन्य विधि के होते हुए भी सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए उसकी राय में ऐसा करना या स्टिकर हो वह विसंगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात 1950 की भूमि में स्थानीय प्राधिकार में किसी खातेदार को आवंटित करे। परंतु प्रतिबंध यह भी है कि यदि कोई ऐसी भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त की जाती हो तो वह भूमि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रख्यापन करने के पश्चात ही आवंटित की जाएगी। सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति विशेषों के उस भूमि में अधिकारी को या किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो उक्त प्रयोजन है तो प्रारंभिक चक योजना निर्दिष्ट को संक्रमित करने का प्रस्ताव है। मतलब प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल कंसिडरेशन स्कीम बाय द असिस्टेंट कंसिडरेशन ऑफिसर तैयार करता है और जो भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत किसी सहायक चकबंदी अधिकारी को उसके पक्ष में विसंगत होगा कि उसका मूल्यांकन उसी प्रकार से करे जिस प्रकार उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन में दिया गया है। परंतु यही प्रतिबंध है कि यदि कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाती हो तो वह भूमि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा लिखित रूप से डिक्लेरेशन करने के पश्चात ही अलाट की जाएगी। सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्तिगत विषयों के उस भूमि में या अधिकारों को किसी अन्य भूमि में प्रख्यापन हो, मतलब अगर वो सार्वजनिक पब्लिक प्रयोजन के लिए है तो वह तभी आवंटित की जाएगी जब उसका डिक्लेरेशन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 20 कहता है प्रारंभिक चकबंदी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके संबंध में आपत्तियों प्राप्त करना। पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसल्टेशन स्कीम एंड रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन कह रहा है प्रारंभिक चकबंदी योजना प्रोविजनल कंसल्टेशन स्कीम के तैयार हो जाने पर सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध खातेदारों और स्वत्त रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भिजवाएगा जिनमें उक्त प्रयोजनों के संबंध में रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट दिए होंगे। तत्पश्चात प्रारंभिक चकबंदी योजना कटक में प्रकाशित हो जाएगी। मतलब अपॉन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर शैल सेंड और कॉज टू बी सेंड टू द टेन्योर होल्डर concerned and person interested notice containing relevant extract
form the provisional consideration scheme shall thereafter be published in the unit. धारा सेकंड इसका सेक्शन 20 का क्लास 2 कह रहा है कि सेक्शन 11A में दिए गए उपबंधों के अधीन, मतलब 11A में रेस जुडिकेटा पढ़ाए थे, अधीन कोई भी व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के दिन नोटिस भेजी गई हो प्रारंभिक से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति जो आपत्ति करे, नोटिस की प्राप्ति की तिथि से या प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। और जब subject to the provision contained in section 11A, any person to whom notice has been sent under subsection 1 and any other person affected by the provisional consideration scheme disputing the priority or consult of the entire in the provisional consideration scheme or in the extract furnished thereon may within 15 days of the receipt of the notice or of the date of the publication of the provisional consideration scheme as the case may be file an objection before the assistant consideration officer or the consideration committee। मतलब कोई भी जो इस प्रारंभिक चकबंदी योजना से प्रभावित है वो नोटिस भेजी जाएगी, नोटिस के प्रति ऑब्जेक्शन करना चाहेगा तो 15 दिन के अंदर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। कोई प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक भूमि में या पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई इस सत्व या अधिकार प्राप्त हो अथवा ऐसे अन्य सत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर सेक्शन 9A की उपधारा 1 के दिन दिए गए प्रख्यापन में स्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशित होने की तिथि के 15 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी, ये भी वही कह रहा है, पहला कह रहा है कि जो प्रकाशन के बाद नोटिस जाएगी, नोटिस में अगर उसको पसंद नहीं हो तो ऑब्जेक्शन करेगा। और यहाँ कह रहा है कि सार्वजनिक भूमि जो 9A में हम पढ़ाए थे, सार्वजनिक भूमि में अगर किसी को पसंद नहीं है कि सार्वजनिक भूमि की छेड़छाड़ की जा रही है या उनके हिस्से की भूमि कहीं और जा रही है या किसी और को दी जा रही है, तो 20 के पैरा 3 में वो सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी समिति को आपत्ति कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 21 में प्रारंभिक चकबंदी योजना पर की गई आपत्तियों का निस्तारण कह रहा है। प्रारंभिक चकबंदी योजना का प्रकाशन एवं आपत्तियां आवंटित करना। सेक्शन 20 बताया आपको। आकार पत्र 23 भाग 1 में निर्मित करने के उपरांत एसीओ के लिए आवश्यक है कि कटक के समस्त जोतदारों को 23 का वितरण करे। 23 फॉर्म वितरण होता है, आकार 23 उसको बोलते हैं। जब आकार 23 धारा 20 क्लास 2 या 3 के अधीन वितरित हो जाता है तो प्रारंभिक चकबंदी योजना से क्षुब्ध व्यक्ति प्रकाशन से 15 दिन के अंदर अपनी आपत्तियां एसीओ या सीओ को दे सकेंगे। फिर कहता है प्रारंभिक चकबंदी योजना पर दी गई आपत्तियों का निस्तारण कैसे होगा। सेक्शन 21 कहता है डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन द स्टेटमेंट, मतलब धारा 21(1) कहता है कि सीओ आपत्तियों में से सीओ जो आपत्तियों से संबंधित पक्षकारों को एवं चकबंदी समिति को सुनने के उपरांत आपत्तियों का निस्तारण करेगा। कौन करेगा? सीओ करेगा। अपील धारा 21 क्लास 2 कहता है चकबंदी अधिकारी के आदेशों से क्षुब्ध व्यक्ति 15 दिन के अंदर एसओसी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा। प्रस्तुत कर सकेगा। अपील सेक्शन 21 क्लास 2 में फोरम एसओसी सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन ऑफिसर लिमिटेशन 15 डेज ऑर्डर क्या देगा? आदेश की पुष्टि कर सकेगा, आदेश पे संशोधन कर सकेगा, आदेश को आपास्त कर सकेगा, मामले को पुनः सुनवाई के लिए अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकेगा, अतिरिक्त साक्ष्य लेकर मामले को गुणागुण पर तय करेगा। उसके बाद प्रारंभिक चकबंदी योजना की पुष्टिकरण, इसका सेक्शन 23 में कहता है फाइनली क्या होगा। फाइनली आकार पत्र 23 भाग 1 जिनके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की गई है एवं वे आकार पत्र 23 भाग 1 जिनके विरुद्ध आपत्ति और अपील निस्तारित कर दी गई है, सभी आकार पत्र 23 भाग 1 को एसओसी के समक्ष रखा जाएगा। तदुपरांत एसओसी धारा 19 की आवश्यक शर्तें एवं चकबंदी अधिकारी एवं चकबंदी नियमावली की शर्तों को पूरा करने के उपरांत सभी आकार पत्र 23 भाग 1 की पुष्टि कर देगा। तदुपरांत सभी जोतदारों को आकार पत्र 23 भाग 2
अंतिम रूप से चकों पर भौतिक कब्जा देने का आवंटन आदेश करते हुए आदेश पारित करेगा। तदुपरांत क्या होगा, एसओसी 6 माह के अंदर धारा 28 के अधीन सभी खरीदारों को भौतिक कब्जे उसी प्रकार दिलाएगा मानो सीपीसी के अधीन अचल संपत्ति के डिग्री की तरह कार्यवाही निष्पादित की जाती है। ये रहा आपका सेक्शन 23 तक मैंने आपको पढ़ाया। कल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे बने रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।